नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिक्षक राही में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, आज सीडीपी कंटेंट सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें हम अधिगम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अधिगम से सीटेट में 2 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर। और दोस्तों, यहाँ से 2 नंबर पाना बहुत आसान होता है सीटेट में। तो चलिए दोस्तों, अधिगम को स्टार्ट करते हैं और अधिगम के बारे में जानते हैं कि अधिगम क्या है, उसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, अधिगम के प्रकार के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, या चाहे तो आप सीखना बोलिए, चाहे आप उसको अधिगम बोलिए। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। ठीक है दोस्तों, अब अधिगम के बारे में कुछ जान लीजिए। अधिगम जो है दोस्तों, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जीवन पर्यंत प्रक्रिया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो अधिगम होता है यानी जो सीखना है, आप क्या होता है कि जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक आप अपने जीवन में कुछ न कुछ किसी भी परिस्थिति में सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मतलब ये पूछता है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, कि अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपको मतलब दिया रहेगा कि अधिगम जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यानी कि सीखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ठीक है दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं और सीखने के बाद भी यदि आप में कोई आपके व्यवहार में परिवर्तन ना आए, तो वो सीखना कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपको साइकिल चलाना सीखना है। ठीक है, तो पहले तो आप साइकिल को बैलेंस करना सीखेंगे, और जब आप बैलेंस करना सीखेंगे साइकिल को, तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे, 1-2 दिन समय लगाएंगे। लेकिन आप प्रयास करने के बाद भी यदि 1-2 दिन बाद भी यदि आप साइकिल को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सीखने का व्यवहार था, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं परिवर्तन हुआ। तो ये सीखना नहीं हुआ। मतलब कि आपके व्यवहार में परिवर्तन, जब तक आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को लेकर यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तभी वो क्या होता है, सीखना कहलाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए। यदि मान लीजिए कि आप स्पोकन करने जाते हैं, 10-15 दिन आप स्पोकन की क्लास करते हैं। ठीक है, लेकिन 10-15 दिन स्पोकन की क्लास करने के बावजूद भी यदि आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, यानी कि आपके भाषा में यानी आपके लैंग्वेज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोलने के व्यवहार में आपके कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये क्या हुआ, अधिगम नहीं हुआ। यानी कि जब तक आपके उस क्रिया को करने को लेकर जब तक आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वो अधिगम नहीं कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलिए, अब क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनता है सीटेट में, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, देखिए अधिगम की क्या क्या विशेषता होती है, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। जैसे दोस्तों देख लीजिए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ये आपको उठा के दे देगा, एक ये दे देगा, मान लीजिए एक ये ऑप्शन तीनों रख देगा, ठीक है। और आपको एक कहीं से लाके कुछ उल्लू बनाने के लिए कोई दूसरा एक ला के सेंटेंस रख देगा और कहेगा कि निम्न अधिगम के विशेषता में निम्न मतलब कि ऐसे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। तो 3 तो है और एक नहीं रहेगा, जो कि आपको उसमें से चूज करना होगा। ऐसे ही प्रश्न बनता है जो कि हम आपको नीचे अभी कराएंगे प्रश्नों को, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है मित्रों, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है यहाँ से। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि अधिगम जो है दोस्तों ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जन्म, जब से आपकी जन्म होती है और आपके मृत्यु पर्यंत तक आप कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब यह है कि आप संसार के किसी भी कोने में, यानी इस धरती पे किसी भी कोने में रहेंगे, आप कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, सीखना सार्वभौमिक होता है, ठीक है। सीखना, ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यही सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। इसको एकदम रट लीजिए कि सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, यानी अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्या है, सीखना जो है ये सक्रिय क्रिया है। दोस्तों जब तक आप किसी कार्य को सीखने के लिए सक्रिय नहीं होंगे तब तक आप किसी कार्य को सीख नहीं सकते हैं। यानी कि सीखना जो है क्या है, यह एक सक्रिय क्रिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है, सीखना जो है खोज है। खोज कैसे है दोस्तों, कि यदि आप किसी चीज को सीखने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आप कुछ ना कुछ खोज भी तो करते हैं, है ना। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो उस विषय में आप खोज भी कर रहे हो। इसलिए सीखना क्या है, ये एक प्रकार की खोज भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनता है सब दोस्तों। सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। सीखना यानी अधिगम जो है क्या है, अधिगम जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप किसी भी कार्य को या किसी भी विषय वस्तु को आप कभी भी नहीं सीखोगे। तो यानी सीखना जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों क्या है कि जब आप किसी कार्य को सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिकता का प्रयोग जरूर करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं अपना दिमाग, अपना विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सीखने के लिए। तो सीखना क्या है, एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया भी है, ठीक है दोस्तों। ये अधिगम के बारे में कथन है, ये क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों। और इसे याद नहीं करना है, इसको बस समझना है ताकि क्वेश्चन में आए तो आप अपने दिमाग से इसको कर पाएं। फिर अगला क्या है दोस्तों, सीखना विवेकपूर्ण होता है। बिना विवेक का आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। विवेकपूर्ण होता है मतलब सीखने के बाद आप उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखना क्या होता है दोस्तों, विवेकपूर्ण होता है, ठीक है। और क्या होता है, सीखना जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, समायोजन यानी कि अनुकूलन होता है दोस्तों। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, एक ये वाला 9, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है दोस्तों। ये 5 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यही बार बार एग्जाम में स्टेटमेंट रखे जाते हैं, ठीक है। यही मतलब कि इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट रख दिया जाएगा 3, और एक स्टेटमेंट कहीं बाहर से कुछ भिड़ा देगा और कहेगा कि कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ सीखना। ये 9 वाला देखिए, सीखना क्या है, समायोजन है, समायोजन। अब समायोजन बोलो या अनुकूलन बोलो, अनुकूलन मतलब एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो समायोजन और अनुकूलन से क्या मतलब है सीखने से, कि यदि आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इंडिया में रहते हैं,
और कहीं आपको यदि किसी ठंडे प्रदेश में भेज दिया जाए, टुंड्रा प्रदेश में मान लीजिए रहने के लिए आपको भेज दिया जाए, जहाँ पे ठंड बहुत तेज पड़ती है, यदि आप वहाँ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। यानी वहाँ के वातावरण में खुद को रहने के लिए आपको अपने वहाँ के वातावरण में खुद को ढालना होगा। टुंड्रा प्रदेश में आपको रहने के लिए अपने आप को वहाँ के वातावरण में खुद को ढालना होगा, और ढालने के लिए आपको वहाँ क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा, है ना। तो जो सीखना क्या होता है, समायोजन भी है, अनुकूलन भी है। यानी कि जब आप कुछ सीखते हैं तो किसी न मतलब उस परिस्थिति में अपने आप को क्या करते हो, आप अपने आप को समायोजन करते हो, ठीक है, उस परिस्थिति के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हो। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सीखना है दोस्तों। ये 5 स्टेटमेंट एकदम दोस्तों एकदम गांठ बांध लीजिए इस 5 स्टेटमेंट को। कौन कौन सा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला, ठीक है दोस्तों। यहीं से पूछा जाता है चारों से, ठीक है। 1 नंबर का आएगा यहाँ से दोस्तों, फिक्स है, 1 नंबर यहाँ से है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, संवेदी गामक, ठीक है, या गत्यात्मक अधिगम के प्रकार। अब आप कहोगे सर ये गामक या गत्यात्मक क्या है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम अपने मसल्स का प्रयोग करके कुछ भी सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गामक अधिगम। मसल्स यानी अपने मांसपेशियों का प्रयोग करके जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं या करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गामक अधिगम, ठीक है। यानी गामक अधिगम क्योंकि मांसपेशियों को हम अपने गति देते हैं, गति करते हैं तभी तो चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हाथ का हिलाना, है ना, मुंडी का हिलाना, पैर का हिलाना, ये सब क्या है, गामक अधिगम है। जब बालक छोटा होता है तो ये सब क्रियाएं क्या करता है, शुरू में सीखता है, अपने गर्दन को घुमाना, हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, तो ये सब क्या है, गामक अधिगम है, ठीक है। यानी गति करता है मसल्स, ठीक है, गति, गामक, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी दोस्तों 1 नंबर आता है। जो जो टॉपिक बताएंगे दोस्तों वहाँ से 1-1 नंबर आपके एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, संवेदी गामक, ठीक है, गामक को गत्यात्मक भी बोलते हैं, ठीक है, अधिगम के प्रकार, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर लर्निंग, सेंसरी मोटर लर्निंग, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, गामक अधिगम कितने प्रकार का है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है गामक अधिगम, ठीक है। पहला क्या होता है, सूक्ष्म गामक अधिगम, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फाइन मोटर लर्निंग, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, स्थूल गामक अधिगम, ठीक है, इसे कहते हैं ग्रॉस मोटर लर्निंग, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 1 नंबर फिक्स है और बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए, सूक्ष्म गामक अधिगम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम अपने मांसपेशियों का प्रयोग कम से कम करते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्म गामक अधिगम, ठीक है। जिस कार्य को सीखने के लिए या करने के लिए हम अपने मांसपेशियों का कम से कम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सूक्ष्म गामक अधिगम, फाइन मोटर लर्निंग, ठीक है। और जिसमें दोस्तों अपने मांसपेशियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं स्थूल गामक अधिगम, ठीक है। जिसमें हम अपने मांसपेशियों मतलब किसी कार्य को सीखने के लिए यदि करने या सीखने के लिए या करने के लिए जिसमें अपने मांसपेशियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसे स्थूलगामक अधिगम कहते हैं, यानी कि ग्रॉस मोटर लर्निंग, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो मैंने समझा दिया आपको, एक बार आप इसको पढ़ भी लीजिए, उदाहरण भी देख लीजिए। देखिए, और सूक्ष्म गामक अधिगम जो होता है दोस्तों, ये अक्सर करके जो नवजात शिशु होते हैं वो जब धीरे धीरे वो लोग बड़े होते हैं यानी विकास करते हैं तो उन्हीं के अंदर ये सूक्ष्म गामक अधिगम दोस्तों दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है,
इस प्रकार के अधिगम में मांसपेशियों का कम से कम प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको बताया सूक्ष्मगामक में। ठीक है, इस अधिगम के अंतर्गत बालक प्रारंभिक अवस्था में शरीर के अंगों की गति पर नियंत्रण करना तथा उचित दिशा में संचालित करना सीखता है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सूक्ष्मगामक अधिगम जो होता है ये प्रायः मतलब कि बालकों में देखा जाता है, जो छोटे होते हैं, मतलब शैशवावस्था में होते हैं, उसमें देखी जाती है। जब वो छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपना सर हिलाना सीखते हैं, है ना, अपनी नज़रों को ऐसे ऐसे हिलाना सीखते हैं, लेफ्ट राइट नज़रों को घुमाना सीखते हैं, धीरे धीरे हाथ हिलाना सीखते हैं, है ना, उंगलियों पे अपने नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने शरीर के अंगों पर क्या करते हैं, वो लोग नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो यही होता है सूक्ष्मगामक अधिगम। जैसे जब बालक लिखना सीखता है, ठीक है, लिखने में क्या होता है, मांसपेशियों का बहुत ही कम प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए ना, जब लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग होता है, बिल्कुल नहीं होता है, एकदम हल्का प्रयोग होता है। वैसे ही बटन बंद करना, शर्ट का बटन है उसको बंद करेंगे तो देखिए मांसपेशियों का बहुत कम प्रयोग हो रहा है कि नहीं, बहुत कम प्रयोग होता है मांसपेशियों का। और कलर करना, मान लीजिए कुछ है, पेंटिंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, या कुछ कटिंग कर रहे हैं, है ना, ब्लेड से कैंची से कुछ कटिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, आप देख रहे हैं कि आपके मांसपेशियों का बहुत कम प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पे मांसपेशियों का बहुत कम प्रयोग होता है वो होता है सूक्ष्मगामक अधिगम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्थूलगामक अधिगम क्या होता है। इस प्रकार के अधिगम में मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है दोस्तों। क्या होता है, इस प्रकार के अधिगम में मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि साइकिल चलाना, अब साइकिल चलाने में देखिए कितना मेहनत लगता है, आपके मांसपेशियों का ऐसा लगता है जैसे पूरी पैर की एक्सरसाइज हो जाती है ना, आप हफनाने लगते हैं। तो क्या होता है, मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। दौड़ना, दौड़िए, देखिए पूरे बॉडी की आपकी क्या हो जाएगी, कसरत हो जाएगी, है ना, मतलब कि आपके मांसपेशियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, मसल्स का। कूदना, तैरना, है ना, तैरेंगे तब भी देखिए आपके शरीर का पूरा बॉडी वर्क कर रहा होता है, यानी कि बहुत मेहनत लगता है, आपकी सारी मांसपेशियां वर्क कर रही होती हैं। तो ये क्या है, स्थूलगामक अधिगम है। ठीक है, लिखना, बटन बंद करना, है ना, कलर करना, कटिंग करना, ये सब क्या है, ये मतलब वो आपको एग्जाम में देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगामक अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, तो एक ऑप्शन डाल देगा उसमें से लिखना, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें मांसपेशियों का बहुत कम प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, सूक्ष्मगामक अधिगम है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अधिगम की क्या है, प्रभावशाली विधियां, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। ठीक है दोस्तों, प्रभावशाली विधियां मतलब सीखने के लिए प्रभावशाली विधियां क्या क्या हो सकती हैं जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखने के लिए कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं, देख लीजिए। पहला क्या है, करके सीखना दोस्तों। ठीक है, करके सीखने का मतलब ये, जब तक आप किसी चीज़ को दोस्तों करके नहीं सीखेंगे, है ना, तब तक उस चीज़ को आप प्रभावी रूप से नहीं सीख पाएंगे। यदि आपको किसी चीज़ को अच्छे से सीखना है तो आपको कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को करना होगा, तभी आप उसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जिसको अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना यानी कि ये भी विधि है कि आप चीज़ों को देख के, है ना, फॉलो करके भी चीज़ों को सीख सकते हैं अनुकरण के द्वारा। ठीक है, निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन, है ना, किसी चीज़ को देख के, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना, केवल आप उसको नज़र से देख भी लेते हैं तो भी चीज़ों को सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निरीक्षण करके सीखना। ठीक है, एक विधि ये भी है। और परीक्षण करके, है ना, मतलब प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली करके सीखिए, कोई भी चीज़ है आप उस पर प्रैक्टिकल कीजिए और उस चीज़ को आप सीख सकते हैं। एक विधि ये भी है ना, प्रभावशाली विधि है। सामूहिक रूप से सीखना, कभी कभी ऐसा होता है कि समूह में सीखना भी क्या होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं कि आप अकेले उस चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ग्रुप में उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट विधि भी है, उसके माध्यम से भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं चीज़ों को। और वर्कशॉप विधि भी है, जैसे मान लीजिए किसी
को मतलब कि मोटरसाइकिल बनाना सीखना है, किसी को कारपेंटर का काम सीखना है, किसी को पेंटिंग का काम सीखना है, किसी को साइकिल बनाना सीखना है, तो क्या करे कि वो वहाँ पे जहाँ पे ये सब चीज़ों का कार्य हो रहा है वहाँ पे जाके कुछ दिनों का वर्कशॉप भी कर सकता है, मतलब वहाँ पे जाके काम भी करके उन सब चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रभावशाली विधियाँ हैं। ठीक है, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 1 नंबर भी नहीं आता है, लेकिन ये सब क्या है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में मतलब कि इसी से क्वेश्चन बनता है। कोई बालक करके सीख रहा है ना, तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो ये सब शब्दों का प्रयोग होगा, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको आगे क्वेश्चन भी कराएंगे इससे संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका सारा सीटेट का क्वेश्चन भी है दोस्तों यहाँ पे। ये दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कारक के मतलब क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला मतलब कि ये है कि यदि आप किसी कार्य को सीख रहे हैं, है ना, तो उस कार्य को सीखने में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपको सीखने में प्रभावित कर सकते हैं। मतलब ये उस कार्य को आप अच्छे से सीख पाते हैं, या बहुत अच्छा सीख पाते हैं, या बहुत ख़राब सीख पाते हैं। ठीक है, इन सब के पीछे भी कुछ ना कुछ फैक्टर कार्य करता है। जैसे इसको जब देखेंगे तब आपको दोस्तों समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों यदि आप कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है, यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि आपका बहुत अच्छा है तो आप अधिगम यानी लर्निंग बहुत अच्छे से करेंगे। यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप अधिगम यानी लर्निंग अच्छा नहीं कर पाओगे। प्रभावित का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अच्छा, प्रभावित का मतलब वो नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। ठीक है, यदि मतलब कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो वो अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालेगा, मतलब आप लर्निंग बहुत अच्छा करेंगे। यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है, यदि अच्छा नहीं है, तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर निगेटिव देखने को मिलेगा, मतलब कार्य को आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे, यानी प्रभावित करेगा। ठीक है, वातावरण भी दोस्तों मैटर करता है ना। आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा आपका वैसा ही सीखना होगा। अच्छा वातावरण में अच्छा सीखेंगे, बुरे वातावरण में आप उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। अभिप्रेरणा, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, अधिगम के लिए मुख्य अभिप्रेरक है। ठीक है, ये क्या है, अधिगम का मुख्य अभिप्रेरक है। अधिगम का मुख्य अभिप्रेरक है। अभिप्रेरणा जो है ये अधिगम का मुख्य अभिप्रेरक है। ठीक है, मतलब कि यदि किसी काम को यदि आप सीखने जा रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है अधिगम का मुख्य अभिप्रेरक है तो अभिप्रेरणा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, मेरे समय में दिया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या है मैटर कि यदि आप दोस्तों किसी कार्य को सीखने जा रहे हैं, यदि आप मोटिवेट नहीं हैं, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन यानी मोटिवेट। यदि आप दोस्तों मोटिवेट नहीं है तो किसी काम को आप नहीं कर सकते। किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि आपके अंदर उस कार्य को करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट नहीं है तो वो कार्य आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ वही है रुचि भी दोस्तों। यदि आपका किसी कार्य को करने में यदि आपकी रुचि है तभी उस काम को आप अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आपकी रुचि उस कार्य में नहीं है तो आप उस कार्य को अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, लर्निंग अच्छा नहीं कर सकते हैं। यानी कि रुचि भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है, परिपक्वता। ठीक है, क्या है, परिपक्वता। दोस्तों किसी कार्य को सीखने के लिए, ठीक है, परिपक्वता भी क्या है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, यदि क्या है कि यदि आप परिपक्व हो,
मतलब सही एज में हो, जिस कार्य को आप करने जा रहे हो, तो क्या वो कार्य आपके एज के लेवल का है कि नहीं है ना। यदि मान लीजिए कि अभी आपका एज है, मान लीजिए कि 5 साल का है, और आप वो कार्य करने जा रहे हो जो कार्य 20 साल के बच्चे कर रहे हैं, तो क्या आप उस कार्य को कर पाओगे? नहीं। तो पहले आपको क्या होना पड़ेगा? परिपक्व होना पड़ेगा किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो परिपक्वता भी क्या करता है? लर्निंग में मैटर करता है। किसी कार्य को सीखने के लिए परिपक्वता भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या? सीखने की विधि, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप जिस चीज़ को लर्निंग कर रहे हैं, क्या उससे लर्निंग करने में जो आप विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो विधि सही है कि नहीं। यदि आपका विधि अच्छा होगा, है ना, जिस विधि से आप सीख रहे हैं चीज़ों को, यदि आपका विधि अच्छा होगा सीखने का, तो आप सही से सीखेंगे। यदि आपका विधि अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छा नहीं सीखोगे। मतलब सीखने की विधि भी क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। अध्यापक की भूमिका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से दोस्तों, इसको समझ लीजिए। अध्यापक की भूमिका, ये भी सीखने में क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। आप देखिए ना, जहाँ के टीचर अच्छे होते हैं वहाँ के बच्चे अच्छा सीखते हैं, अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। लेकिन वहीं जैसे कि आप किसी ऐसे स्कूल में चले जाइए जहाँ टीचर अच्छे ना हों, ठीक है, तो क्या होता है? वहाँ के बच्चे भी सीखने में क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का फैक्टर है, अध्यापक की भूमिका, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? पहला, यदि एक बालक फेल होता है तो इसका अर्थ है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था फेल हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है। अर्थात शिक्षक फेल माना जाएगा। बालक कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं होता है दोस्तों। जब भी यदि कोई बालक अपने जीवन में फेल होता है तो इसका मतलब ये होता है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था फेल होता है, अध्यापक फेल होता है, ठीक है। बालक कभी भी फेल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है सीटेट में, और कभी कभी मिल सकता है, हमारे समय में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। कि यदि एक क्वेश्चन क्या आया था कि यदि एक बच्चा क्लास में फेल होता है तो इसका अर्थ है, ठीक है, अध्यापक फेल हुआ है, उसके माता पिता फेल हुए हैं, उसका समाज फेल हुआ है, या उसके मित्र या उसके मतलब जो मित्रगण हैं वो फेल हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके शिक्षक फेल होंगे। यदि एक बालक फेल हुआ तो इसका मतलब एक शिक्षक फेल हुआ, ठीक है। तो क्या होता है? अधिगम में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है, सीखने में। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन से आप जो भी पढ़े हैं आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। देखिए दोस्त, जैसा कि देखिए ये क्या है? सीटेट का क्वेश्चन है। ये सीटेट में आया था 2016 में आया था दोस्तों, जो कि हमने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। देखिए, सीखने की विशेषता है, ठीक है, सीखना परिवर्तन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना सार्वभौमिक है। उपरोक्त सभी, बताइए दोस्तों क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? सीखने की विशेषता है उपरोक्त सभी। मैंने आपको बताया ना, ये क्या है? सीखना जो है ये क्या है? परिवर्तन भी है, ठीक है, ये भी सही है।
मैंने आपको बताया सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। आप जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। सीखना हमेशा परिवर्तन है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, और सीखना सार्वभौमिक है, आप हर जगह सीख सकते हैं। यानी कि ये क्या हुआ, सीखने की विशेषता है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों सीटेट में। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है, मतलब कौन सी विशेषता सही है। ठीक है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, यही क्या है, ये हो गया सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में परिवर्तन, संवेदनाओं में परिवर्तन। देख लो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अधिगम वही है, जब तक आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो अधिगम नहीं कहलाएगा। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। अभी आपको पढ़ाया दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन, तो ये क्या है, यही है, ये मतलब सही है आपका अ वाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है, तो व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, यही क्या है, अधिगम को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है ना, अब देखिए जो सेकंड वाला पढ़ाया था मैंने गामक वाला, उससे भी ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से। ठीक है, तो डायनामिक मैंने बताया था ना, गामक या गत्यात्मक। ठीक है, गामक या गत्यात्मक दोनों एक ही है, मतलब कि नाम एक ही है, वो लिखने का तरीका अलग है, कहीं कहीं गामक मिल जाता है, कहीं कहीं गत्यात्मक मिल जाता है। तो क्या, शरीर का अंगों का संचालन। ठीक है, तो वो संचालन जो है ये कैसा अधिगम है, ये गत्यात्मक अधिगम है। शरीर का संचालन कैसा है, गत्यात्मक है। ठीक है, लेकिन जब इसमें कभी कभी जब मतलब कि वो पूछता है उदाहरण देके कि लिखना कैसा गामक अधिगम है, तो आपको बताना पड़ेगा सूक्ष्म है कि स्थूल है। ठीक है, जैसा कि आपको पहले मैंने बता चुका है। क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए ऐसे ही देता है, जब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप फटाफट मारेंगे। ठीक है, ये सब देखिए फिजूल का भी इसमें डाल दिया है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा है। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अध्ययन के माध्यम से, तो गामक अधिगम के माध्यम से, यानी कि गत्यात्मक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है जिसका कारण है। ठीक है, यानी कि वो मतलब कि क्या करता है, राहुल वयस्क होता है तो चलाने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, बताओ क्या कारण है। परिपक्वता है दोस्तों, विकास है, सीखना है, उपयुक्त सभी है। बहुत इजी है, दिमाग लगाइए, फटाक से उत्तर बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको, इसमें होगा उपयुक्त सभी दोस्तों। देखिए वो उसके अंदर जब तक मैच्योरिटी नहीं थी, छोटा था, नहीं सीख पाया, लेकिन बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ तो चीज़ों को चलाने लगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास भी हुआ, मानसिक विकास भी हुआ, है ना। और जब कार चलाने लगा तो कहीं ना कहीं उसने उस चीज़ को सीखा भी, है ना दोस्तों। तो राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है जिसका कारण है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, चीज़ों को जो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, मैं फ्री में बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ दोस्तों, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है दोस्तों, बताओ।
शाब्दिक सीखना है, गत्यात्मक सीखना है, समस्यात्मक सीखना है, उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों। समस्यात्मक तो होगा नहीं दोस्तों, आपको पहले मालूम है। यहाँ पे विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार का सीखने से संबंधित है, किस प्रकार सीखने से संबंधित है। यहाँ समस्यात्मक की तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहा है। समस्यात्मक सीखना कुछ होता ही नहीं है, ये फर्जी है। ऐसे ही सीटेट में सब चीज़ों को फर्जी डालता है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आप पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर आपका ध्यान जाना चाहिए, बाकी फर्जी चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। जब ये कट गया तो उपरोक्त सभी भी खत्म हो गया, बचा दो चीज़, ठीक है। शाब्दिक होगा नहीं दोस्तों, गत्यात्मक सीखना होगा, ठीक है। विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है, तो ये गत्यात्मक सीखना है, क्योंकि जब वो पियानो बजाना सीख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंगुलियों का प्रयोग कर रहा है, अपने मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है ना। पियानो जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि एक सीटी लगी होती है पाइप की तरह, उसको मुंह से फूंकना होता है और हाथों से उसको मतलब दबाना होता है उसके बटन को, है ना। तो क्या है, ये पियानो जो बजाना है ये किस प्रकार का है दोस्तों, ये सूक्ष्म गामक अधिगम है, सूक्ष्म गामक अधिगम, ठीक है। पियानो ऐसे रहता है दोस्तों, ऐसे रहता है, उसमें देखेंगे ऐसे ऐसे 7 बटन लगा रहता है और उसमें एक ऐसे लगा रहता है जिसमें एक छोटा सा ऐसे वो लगा रहता है, सीटी की तरह मुंह में डाल लेते हैं सीटी को और उसको ऐसे हाथ से दबा दबा के बजाते रहते हैं, उसी को पियानो कहते हैं, ठीक है। तो जो अंगुली चला रहा है सूक्ष्म गामक अधिगम है ये। तो सूक्ष्म गामक अधिगम क्या है, यही गत्यात्मक अधिगम है ना दोस्तों। तो आपको सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको बस खाली दिमाग लगाना है, चीज़ों को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी रट के सीटेट नहीं निकाल सकते हो दोस्तों, बस आप चीज़ों को समझिए और चीज़ों को कीजिए, बहुत आसान है। अभी जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर लाऊंगा दोस्तों, आप उसमें करते करते ना आप क्या हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। ये रटने वाली चीज़ नहीं है सीटेट, केवल अभ्यास करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, प्रश्नों को देखते जाइए। आपका जितना माइंड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, शार्प होता जाएगा, फिर आप क्वेश्चन को देखते ही फटाक से डील कर ले जाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।